नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मॉडर्न हिस्ट्री की अपनी नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हमने देख लिया था। पार्ट 1 में पहले आपको संक्षेप में बता दो हमने क्या क्या देखा था। अच्छा, जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार क्लास नंबर 1 से देखते हो। विश्वास मानो 30 से 35 घंटे का आपका टाइम लगेगा, पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। अभी ये आपकी 10वीं या 11वीं क्लास होगी आपकी, ठीक है। 11 घंटे की क्लास है। नोट्स में शेयर कर दे रहा हूं। देखो, फॉर्मेटिंग बना के लाने का मुझे फायदा ये रहता है कि मुझे समझाना रहता है, जो पॉइंट्स वैल्यू एडिशन करने वो कर देता हूं, ठीक है। तो मैं अपने नोट से इन चीजों को लिख के लेके आता हूं, बाकी वैल्यू एडिशन करके बना देता हूं। तो कम समय में चीजें आपकी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि हिस्ट्री कराएंगे, समय के साथ जिन जिन चीजों पे आप कहोगे उन चीजों पे काम करा लेंगे, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि 1857 की बेसिक परिचय देखा था। फिर हमने देखा भाई क्या कारण थे, कारणों को हमने बहुत डिटेल में देखा, क्योंकि कारण प्री कम मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और एक एक चीज बहुत डिटेल में जाके हमने कारण देखा। फिर हमने तत्कालिक कारण देखे। इसके बाद से हमने देखा कि कैसे कैसे मूवमेंट का प्रचार होता है और मूवमेंट कैसे दिल्ली पहुंचता है। हमने कल आपको बताया था जब मूवमेंट दिल्ली पहुंचता है तो बहादुर शाह जफर को जब लीडर चुना जाएगा, बहादुर शाह जफर साहब को जब लीडर चुना जाएगा, तो ये अब चूंकि जफर साहब क्या थे, सांकेतिक भाई कुछ भी हो, मुगल की अपनी पहुंच थी, तो ये लेटर्स लिखते हैं। कई सारे रजवाड़ों को लेटर्स लिखेंगे कि भाई हमको 1857 की क्रांति में सपोर्ट करना चाहिए विद्रोहियों का, ताकि हम अंग्रेजों को हटा सके यहां से। बाकी हम लोग समझ लेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, किसकी भूमिका कितनी है, किसको क्या मिलना चाहिए, वो एक अलग की बात है। पहले तो कॉमन दुश्मन जो है उनको हटाते हैं। अब देखते ही देखते क्या होगा, मूवमेंट फैलना स्टार्ट होगा। अब मूवमेंट जो फैल रहा है, हमको क्या है कि मूवमेंट का अन्य क्षेत्रों में जो प्रचार हो रहा है उसकी क्या विशेषताएं थी, खासतौर पे इन विशेषताओं को पढ़ते समय हमको किन किन चीजों का ध्यान देना है। तो ध्यान देना, पहली चीज लीडर्स कौन थे वहां पे, दूसरी चीज इंग्लिश लीडर कौन थे वहां पे, कोई कैजुअलिटी हुई तो किसकी हुई, किसने मूवमेंट को दबाया, ठीक, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे कहां कहां मूवमेंट पहुंचा, सबसे पहले कहूंगा, फिर कहूंगा, फिर कहूंगा। वो सीक्वेंस भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो खैर हमने दिल्ली देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे आगे आगे की घटनाक्रम लोग देखेंगे। आगे क्या होता है, मूवमेंट आपका जून में पहुंचता है आपके लखनऊ और कानपुर में। सबसे पहले जो आपका मूवमेंट पहुंचेगा वो पहुंचेगा लखनऊ। तो हम लोग लखनऊ देखते हैं। देखो लखनऊ क्या था, लखनऊ आपकी अवध वाला बेल्ट था। और अवध के नवाब को हम सबको पता है कि कुशासन के आरोप में क्या क्या था, अवध के नवाब को कुशासन के आरोप में उनको उनके गद्दी से हटा दिया गया था। अब जब अवध के नवाब को कुशासन के आरोप में उनकी गद्दी से हटा दिया गया तो परिणाम क्या था, परिणाम ये निकला कि भाई की जो जनता थी वो नाखुश थी, यानी अवध वाला बेल्ट नाखुश थे। तो यहां पे जो, अब बताओ कि अवध के किस नवाब को, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, अवध के किस नवाब को डलहौजी ने कुशासन के आरोप में गद्दी से हटा दिया था, जबकि एक सहायक संधि स्वीकार किया हुआ राज्य था आपका अवध। इस बात का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो अवध वाले बेल्ट में आप देखोगे कि जो अवध के नवाब की महारानी थी, हम लोग जो उनकी पत्नी थी, वो क्या करेंगी, वो करेंगी विरोध। और पत्नी का उनके नाम क्या था, तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने, आपको कभी यहां से बेगम हजरत महल के बारे में दिमाग रखना, ये एक कुशल नेतृत्व करता थी। ध्यान देना, पेपर में बार क्वेश्चन बन के आया है कि 1857 के रिवॉल्ट में वो कौन महिला थी या कौन महिला शासिका थी जिन्होंने हाथी पे चढ़कर अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा किया, मतलब नेतृत्व कर रही थी हाथी के ऊपर। तो अब चूंकि हम लोग नॉर्मली किसको जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, लेकिन ये आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका बेगम हजरत महल, ठीक है। तो ये क्या है, इनका पुत्र था, इनके पुत्र का नाम था बिजरिस कादिर। ये जब लखनऊ पे कंट्रोल स्टेब्लिश करेंगी तो बिजरिस कादिर को क्या करेंगे कि जो नवाबी थी, अवध के जो नवाब थे, अवध की जो शासन था, गद्दी था, वो संभालेंगे बिजरिस कादिर को। अल्प वयस्क पुत्र था ये, अपनी संरक्षिका बन जाएंगे, बिजरिस कादिर को गद्दी दे देंगे। और कहा जाता है इनके बारे में, मैंने बेगम हजरत महल के बारे में बताया कि बेगम हजरत महल क्या थी कि ये हाथी पर सवार होकर, याद रखना, ठीक है, ये हाथी पर सवार होकर, हाथी पर, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको कहीं नोट आप लोग जरूर करना। हाथी पर सवार होकर नेतृत्व प्रदान किया। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अलग से बता रहा हूं, ठीक है। नेतृत्व, खासतौर पे आरओ में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रदान किया। और वो चूंकि अब देखो लगभग डेट भी तय है कि पेपर आपका कब होने जा रहा है, ठीक। तो निश्चिंत रहो, तैयारी एकदम जोर शोर पे करो, डेट कभी भी आए आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। याद रखना, हाथी पर सवार होकर। अच्छा, जब बाद में बेगम हजरत महल को पे कंट्रोल किया जाएगा, यानी लखनऊ पे अंग्रेज कंट्रोल करेंगे, तो बेगम हजरत महल के बारे में क्वेश्चन बन गया था कि ये किस जगह भागे थी, तो इन्होंने नेपाल में शरण ली थी। बाद में ये क्या करेंगे, नेपाल में शरण लेंगे, ओके।
नेपाल में क्या करती हैं, शरण लेती हैं। तो ये फैक्ट्स हमको क्या है बेगम हजरत महल के बारे में तैयार रहना चाहिए। ये क्या थे, ये तो भाई इनके पुत्र थे, बेगम हजरत महल के बारे में इनके पुत्र थे। अब देखना, ठीक, अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक तो आता है कि भाई कि जब लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हुआ तो लखनऊ क्या था, कि लखनऊ हमको पता है कि भाई ये सहायक संधि स्वीकार किया हुआ एक एरिया था, जिसने क्या किया था भाई, सहायक संधि स्वीकार किया था। अब जब सहायक संधि स्वीकार किया था तो यानी यहाँ पे जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो भी रहा होगा। तो क्वेश्चन बन के आता है कि वो ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था। मूवमेंट के पहले लखनऊ के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, तो ना वो था हेनरी लॉरेंस। ठीक है, हेनरी लॉरेंस था। ओके, हेनरी लॉरेंस था। अब बात आती है कि अगला जो हम लोग बात देखेंगे, देखो एक अंग्रेज शासक है या हम लोग कह सकते हैं कि कमांडर है जिसका नाम है निकोलसन। अब बताओ निकोलसन की हत्या कहां पे की गई थी। ठीक है, यहां पे होमवर्क लिखूंगा, कुछ नहीं करना तो गूगल करके बताना आप लोग। ठीक है, कि निकोलसन की हत्या, निकोलसन की हत्या कहां हुई, मतलब कहां के विद्रोह को दबा रहा था और इसको निपटा दिया गया। ठीक है, चलो ऑप्शन भी लेना तो आप लोग लिख लो। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, ये तीन ही ऑप्शन लो। आप बताओ इन्हीं में से कहीं पे निकोलसन की हत्या हुई थी। आपको बताना है कि निकोलसन की हत्या कहां पे हुई थी। अब यहां पे क्या ना कि धीरे धीरे क्या होगा, हम सबको पता है कि भाई लंबे समय तक विद्रोहियों का अपने एरिया पे कंट्रोल नहीं रहता। जैसे हमने देखा कि दिल्ली पे कंट्रोल हुआ, सितंबर में छुड़ा लिया गया। इसी तरीके से क्या होगा, आप देखोगे कि अवध को भी छुड़ा लिया जाता है। कैंपबेल, यहां पे एक योग्य शासक है जिसका नाम है, या सेनापति है जिसका नाम है कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल क्या है, तो ये ब्रिटिश सेनापति है। ठीक है, ये क्या करेगा, गोरखा रेजिमेंट की मदद लेगा और फिर से लखनऊ पे कंट्रोल स्थापित कर लेगा, लखनऊ पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। ठीक है, लखनऊ पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। कब, तो मार्च 1858 में। ओके, इस समय ये नहीं, यानी बहुत समय तक नहीं, जून में कंट्रोल स्थापित हुआ लखनऊ पे किसका, बेगम हजरत महल का, और मार्च जाते जाते चीजें खत्म। तो भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना और आपका 2 महीना इधर, 8 महीने में ही लखनऊ इनके हाथ से निकल जाता है। तो लखनऊ के ऊपर अब इससे ज्यादा क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। आपको जितना बता दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। अब हमारा क्या होना चाहिए कि हम जब 1857 की मतलब का विद्रोह क्यों दबा दिया गया, तो जब हम ये लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि एक पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, मीन्स में तो बोलते हैं योग्य सेनापतियों की उपस्थिति। तो अब देखो आपको यहाँ पे योग्य सेनापतियों का जो नाम, जो एग्जांपल लिखना है, इसे मिलते चलेगा। कैंपबेल का नाम इधर मिला। अब हमने दिल्ली पे कंट्रोल जब स्टेब्लिश किया तो हमने दिल्ली के बारे में बताया भाई कि दिल्ली पे जब कंट्रोल स्टेब्लिश हुआ तो ठीक है, किसने, हडसन, तो वहां पे हडसन का नाम सुना था। तो 2 सेनापति का नाम यहाँ पे देख लिया, कैंपबेल और हडसन। तो यहीं से आपको प्री और मेंस पैरेलली जहां जहां मिक्स चीजें हैं बताते चलूंगा, वो साथ करते चलो। अब हमने लखनऊ देख लिया, तो यहाँ पे कानपुर। अब यूपी की भूमिका 1857 में मेंस में आ जाए तो यही सब आपको एग्जांपल लिखना है। हम लोग कानपुर देखेंगे। कानपुर में सिंपल सी बात है, हमने भाई वो पूरी की पूरी बाजीराव द्वितीय की कहानी देखी ना, कि एक ट्रिटी होता है, 8 लाख रुपए देके उनको पेंशनर बना के भेज दिया गया कानपुर के ब्रिटेन में, और उनके पुत्र रहते हैं नाना साहब। नाना साहब का एक नाम रहता है, जिसका एक और नाम रहता है, उनका नाम रहता है धोंदू पंत दंदना। यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे है नाना साहेब हैं, और नाना साहेब का एक और नाम है, वो नाम है धोंदू पंत। ध्यान देना, धोंदू पंत नाम है इनका। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है तो हम लोग दिमाग में रखेंगे, धोंदू पंत नाम है इनका। अब इनको पेंशन देने से इंग्लिश क्या करेंगे, मना कर देंगे कि भाई हम आपको अब पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या थे, ये नो पेंशन लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक दत्तक पुत्र थे। ये क्या थे, दत्तक पुत्र थे, यानी ब्लड सन नहीं थे। तो इनको मना कर दिया भाई कि अब आपको पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन ना मिलने से ये नाराज हो जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, विरोध कर देंगे। अच्छा, कानपुर वाले बेल्ट में इन नाना साहब का साथ देने वाली एक और पर्सनालिटी थे, उनका नाम है, ये याद रखना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, क्योंकि नाना साहब से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है, जो कि इनके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि सेनापति बनते हैं, तात्या टोपे।
तात्या टोपे, इनका नाम था, एक और नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ओके, रामचंद्र पांडुरंग नाम था। तो पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ध्यान देना। तो रामचंद्र पांडुरंग के नाम से क्वेश्चन दे सकता है। तो ये क्या थे? तो ये नाना साहब के आपके सेनापति थे। अब नाना साहब ने का बहुत ज्यादा जो मदद किया गया, वो मदद की किसने? तात्या टोपे ने। ध्यान देना, तात्या टोपे ने। ठीक। अच्छा, यहां पे अंग्रेजों की तरफ से अगर हम लोग मुख्य सेनापति देखें तो वही है कैंपबेल। कैंपबेल एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसने पुनः नियंत्रण स्थापित किया। तो ये पुनः नियंत्रण स्थापित किया, पुनः नियंत्रण स्थापित किया, ये ध्यान देना। तो कैंपबेल ने ही क्या किया था? कैंपबेल ने ही लखनऊ में भी पुनः नियंत्रण स्थापित किया, और कैंपबेल ने ही क्या किया? तो कैंपबेल ने ही पुनः आपके कानपुर में भी नियंत्रण स्थापित किया। किसने? कैंपबेल ने ही। तो ये सारी इतनी चीजें हम लोग देख लिए। अच्छा, इतना ही नहीं, हमको कुछ और चीज दिमाग में रखनी है तात्या टोपे के बारे में। अगर पेपर में ये क्वेश्चन है कि तात्या टोपे जी ने किसकी सहायता से, किस रेजिमेंट की सहायता से, ठीक है, क्या किया था कि कानपुर पे नियंत्रण स्थापित किया था? तो ग्वालियर रेजिमेंट, ध्यान देना, इन्होंने ग्वालियर रेजिमेंट की सहायता से कानपुर पे नियंत्रण स्थापित किया था। आप चाहो तो इसको कहीं लिख भी सकते हो। मैं इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, नीचे आ जा भाई थोड़ा सा, क्या हुआ? हाँ, ऐसे यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख दूं, कोई और कलर उठाता हूं, यहां से लिख देता हूं। ठीक है, ग्वालियर, ठीक है, रेजिमेंट की सहायता से ओके, इन्होंने क्या किया? कानपुर पे नियंत्रण स्टेब्लिश किया। अब देखो, कानपुर में कुछ और हम लोग कह सकते हैं कि अमानवीय घटनाएं भी थी। हालांकि देखो भाई, ये है क्या? ये एक विद्रोह है, और अंग्रेज ने सबके साथ अमानवीय घटना की है। तो भाई इनके साथ कुछ घटनाएं तो जाहिर सी बातें की होंगी। आप जब लोगों को नाराज किए हैं तो होना ही है। तो कुछ यहाँ पे अमानवीय घटना भी हुई। कहा था कि यहाँ पे कुछ अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या हो गई, अमानवीय घटनाएं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली भाई हमारे लिए क्या, हम वीर हैं, हम किसी की भी नॉर्मली बच्चों और महिलाओं पे हाथ उठाने से भारतीय लोग बचते रहे हैं। ठीक है, भारतीय लोग हमेशा बचते रहे। तो अमानवीय घटना क्या है? वो लोकेशन अगर आपसे पूछे भाई कि कहां पे ऐसी अमानवीय घटना, तो सती चौरा और बीबी घर हत्याकांड। यहां पे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सती चौरा और बीबी घर हत्याकांड। ठीक है, हत्याकांड। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1857 में जो ये हत्याकांड है, सती चौरा और बीबी घर की जो हत्याकांड की घटना है, ये किस लोकेशन से संबंधित है? तो ये आपके कानपुर से संबंधित है। हुआ क्या था? देखो, यहां पे कुछ अंग्रेज महिलाओं एवं बच्चों को की हत्या कर दी गई थी, और कहा जाता कि इसके लिए जिस महिला ने उकसाया था, उस महिला का नाम था अजीजन बेगम। अजीजन बेगम, अजीजन बेगम, बेगम के उकसाने पर ऐसा हुआ था, कि उकसाने पर। अब इतना फैक्ट बता दिया, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये काम आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ओके, तो हमने क्या देख लिया? हमने तात्या टोपे को देख लिया, हमने इसके बाद से नाना साहब को देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि भाई कि अन्य क्या चीजें हुई थी, उन चीजों को भी हमने ये भी देख लिया। बाद में यहां पे ध्यान देना कि तात्या टोपे की क्या होती है कि इसको पकड़ के फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, 1859 में, अप्रैल 1859 में, ठीक है, इनको फांसी की सजा दी जाती है। एक सामंत था जिसका नाम था मान सिंह, जो कि माना जाता है कि ग्वालियर के सिंधिया के वो थे, सामंत थे। और मान सिंह के ठीक है, क्या बोलेंगे, सो षड्यंत्र के कारण, ठीक है, मान सिंह ने क्या किया? जाके बता दिया कि भाई तात्या टोपे कहां पे हैं, और तात्या टोपे को पकड़ दिया जाता है। बाद में इनको फांसी की सजा दी जाती है अप्रैल 1859 में। ध्यान देना, 1859 में इनको क्या किया जाएगा? फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये भी बात यहां पे हम लोग समझ लेंगे, नोट नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ लेना। ये सब चीज हो गया। अब हमारे लिए अगली जो डिटेल में समझने वाली बात है, वो हमारे लिए झांसी है। अच्छा, झांसी की तो पृष्ठभूमि हमने देखी ली है भाई, कि भाई झांसी पे कंट्रोल क्यों स्टेब्लिश किया। ठीक है, कि उसके पीछे का रीजन हमने समझ लिया। तो झांसी पे एक चीज समझो कि रानी लक्ष्मीबाई, जो कि हमको पता कि गंगाधर राव की विधवा थी। ठीक, गंगाधर राव क्या थे? इनके हस्बैंड थे। और झांसी की रानी का जो बर्थडे प्लेस माना जाता है वो बनारस माना जाता है। ठीक है, यानी जन्मभूमि इनकी बनारस है, और कर्मभूमि क्या इनकी? झांसी है, कर्मभूमि झांसी है। अभी इनका जो दत्तक पुत्र था, जिसका नाम था दामोदर राव, ध्यान देना, रानी लक्ष्मीबाई, पहले यहां पे लिख दूं,
यहाँ पे कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। ये बेसिक फैक्ट है, आप सब जानते हो। इनकी हस्बैंड का नाम हम लोग सब लोग जानते हैं, तो हस्बैंड का नाम मन करे तो लिख लीजिए, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। गंगाधर राव की पत्नी थी, गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है, इन्हीं का एक जो पूरा लड़ाई का क्रम है वो है कि इनका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम है दामोदर राव। दामोदर राव। और हमको तो दत्तक पुत्र रखना मना हो गया था। ये क्या है? ये दत्तक पुत्र है। और इसी के लिए अंग्रेज क्या करते हैं कि भाई वो कहेंगे कि हम क्या करेंगे, झांसी पे कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, झांसी की रानी के बारे में कुछ चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान देते हैं। झांसी पे जिस अंग्रेज सेनापति ने कंट्रोल किया उसमें ह्यूरोज का नाम आता है। ह्यूरोज का साथ एक और पर्सनालिटी स्मिथ। ये दो पर्सनालिटी हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूरोज ये मेन है, ह्यूरोज, और इसके साथ एक पर्सनालिटी है जिसका नाम है स्मिथ। ये अंग्रेज क्या है? ये अंग्रेज सेनापति हैं जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था। ठीक है, हराया था। अच्छा, इस बीच ध्यान देना, लक्ष्मीबाई जो थी, इन्होंने ग्वालियर पे कंट्रोल भी स्टेब्लिश किया था। पेपर में क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर अधिकार किया था, तो स्टेटमेंट सही होगा, इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार किया था। देखो ये समझ होगा, सिंधिया तो अंग्रेज समर्थक थे, लेकिन सिंधिया की आर्मी ने क्या किया था, वो लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। उनकी सेना ने लक्ष्मीबाई की सहायता की थी, जिसका परिणाम ये था, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, ग्वालियर पे कंट्रोल स्टेब्लिश कर दिया था। ग्वालियर पे कंट्रोल, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ग्वालियर पर इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था। ओके, तो यहाँ पे हमने जो फैक्ट्स देख लिया, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहा। अच्छा, मान लो एक बुक का नाम मैं आपको बताता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ पे नोट करके आप लोग कहीं ना कहीं लिख लेना, इसको कहीं का यही लिख लेना। हालांकि इसको मुझे जब मैं रीजन पढ़ा रहा था वहीं बता देना चाहिए था। देखो, एक सर सैयद अहमद खां की एक बुक है, किसकी? सर सैयद अहमद खां। ये नोट करना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां की बुक है। उस बुक का नाम है आपका असबाब ए बगावत ए हिंद। बुक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। ए हिंद, ये क्या है? ये इनकी बुक है। और ये बुक की इंपॉर्टेंस में क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बुक आपके 1857 से संबंधित है। इस बुक में 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा किया गया है, कि कारणों पर चर्चा किया गया है। ओके, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो हमने क्या देख लिया भाई, इतनी चीजों को हमने देख लिया। अब हमको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिफरेंट एरियाज का छोटे छोटे देखने हैं कि भाई इलाहाबाद वाले में किसने लीड किया। ठीक है, एक पेज मुझे ऐड करना होगा, यहां से एक पेज ऐड करते हैं इसी तरीके से। ठीक, अब हमको चुटपुट चीजें देखनी होंगी, जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेनापतियों की एग्जांपल देखी, कुछ थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और ज्यादा देखनी होगी, मतलब थोड़ा सा और डिफरेंट एरिया में नेतृत्व करता। तो ऐसे ही आप लोग चार्ट बना लो, मैं बना भी दे रहा हूं। ठीक है, चार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे लोकेशन, यहां हमने लिख दिया लोकेशन, वो कौन सा स्थान था जिस स्थान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लोकेशन। और इधर नेतृत्व करता या लीडरशिप, नेतृत्व करता या हम लोग कह सकते हैं लीडरशिप। ओके, चीजें समझ में आ रही हैं? जैसे इसको एज इट इज, आप थोड़ा सा फैक्चुअली आ गया, अब तो कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब लोग आगे चलेंगे। देखो पेपर में आ जाएगा आपके बरेली, फॉर एग्जांपल भाई बरेली के बारे में हमने तो भाई गाना सुना है भाई, झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, लेकिन यहां पे मूवमेंट को लीड किसने दिया? तो बरेली में खान बहादुर खान ने, खान बहादुर खान,
ये पर्सनालिटी है जिन्होंने बरेली में क्या किया, मूवमेंट को लीड किया था। अब आता है फैजाबाद में। फैजाबाद वाली पर्सनालिटी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्योंकि बहुत ही तगड़ा विरोध किया था फैजाबाद में। फैजाबाद में जो पर्सनालिटी, उनका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है, दुल्ला, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा अहमद उल्ला भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये थे अहमदुल्ला। अब इसके बाद हम लोग अगली पर्सनालिटी देखें तो एक पर्सनालिटी है जगदीशपुर के। जगदीशपुर जी आपका ये लोकेशन है, ये आपका पड़ता है बिहार में। पीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जगदीशपुर में आपको कुंवर सिंह मिल जाएंगे, कुंवर सिंह मिल जाएंगे, और इन्हीं के भाई थे अमर सिंह। मेनली कंट्रीब्यूशन किसका है, तो मेनली कंट्रीब्यूशन है कुंवर सिंह जी का, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, अब आगे हम लोग आए, आगे देखें प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है। कुंभ मेले की विशेषताएं आप लोग देखते रहिएगा, पेपर में आएगा। लियाकत अली साहब, यहाँ पे किसने लीड किया था, तो यहाँ पे लियाकत अली ने, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमको और बढ़ाना होगा। आते हैं लियाकत अली। अब हम लोग नेक्स्ट देखें भाई, लियाकत अली देख लें। अब एक आध चीज़ और देखते हैं बस, ठीक है, जो पेपर में आ जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हमको पता है भाई केवल नॉर्दर्न इंडिया में चला था, आप ध्यान देना कि आपकी ईस्ट में भी, ईस्टर्न इंडिया में भी इसका प्रचार था। खासतौर पर आप देखोगे असम में, असम में 1857 रिवॉल्ट देखा गया था, हालांकि उतना प्रभावी नहीं था बट था। असम में आपके ध्यान देना कंदरपेश्वर सिंह, कंदरपेश्वर सिंह, और एक पर्सनालिटी थे मनीराम दत्ता, मनीराम दत्ता, इन्होंने यहां पे लीड किया था, ठीक है। तो इतनी चीज लोग को हम लोग देख सकते हैं। आपका मन करे यहां पे एक और पर्सनालिटी देख लो, उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा में अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां पे सुरेंद्र शाही थे, सुरेंद्र शाही प्लस शाही बंधु, या हम लोग कह लें उज्जवल शाही, उज्जवल शाही। तो ये लीडरशिप हमको तैयार करना बड़ा जरूरी था, तो हमने एक साथ क्या किया कि लोकेशन और लीडरशिप हमने एक साथ देख लिया, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सबको पता है, जो भी लोग यूपी पीसीएस की पीवाईक्यूज देखे होंगे, तो पुराने क्वेश्चन देखोगे तो पुराने क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। पुराने क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपके, वो यही पैटर्न है। हम सबको पता कि यार इसी पैटर्न पे पुराने क्वेश्चंस आते रहे। तो एक तो हमने क्या किया, ये देख लिया, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना। और भी आप अगर इसके अलावा भी आप चाहो तो कुल्लू घाटी, हमको पता है हिमाचल प्रदेश में, वहां राजा प्रताप सिंह ने नेतृत्व को लीड किया था। एमपी का एक लोकेशन है मंदसौर, वहां पे फिरोज शाह ने लोकेशन को लीड किया था, ठीक है। मथुरा में देवी सिंह ने लीड किया था। तो ये चीज भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। लाओ एक दो पॉइंट बचे रहा है तो लिख ही देते हैं, ठीक है, यहां पे नोट कर देते हैं। ये देखिए, आपको मैंने बोला यहां पे आपको दो तीन चीज याद रखना। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा भाई, हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू घाटी में किसने, यहाँ पे एक राजा थे, राजा प्रताप सिंह ने किया। नोट करते चला मेरे भाई आप सब। आप लोग राजस्थान कोटा, कोई आईटी बीटेक की तैयारी के लिए जाएगा तो भाई सबसे बढ़िया, ठीक है। जयदपाल, ठीक है। अब ध्यान देना मथुरा, मथुरा में आपको गए देवी सिंह, ओके, देवी सिंह। तो हमने ये देख लिया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, सॉरी सेनापति, जिन्होंने मूवमेंट को दबाया था। तो हमने भाई हडसन का नाम दिल्ली में भाई पहले से देखा हुआ है। कैंपबेल ने लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, दिल्ली, इन जगहों पे कैंपबेल ने क्या था, लखनऊ और कानपुर हमने डिटेल में देखा, ठीक। इसके बाद से कर्नल नील ने इलाहाबाद में, ध्यान देना यहाँ पे आप इलाहाबाद में देख रहोगे कि इलाहाबाद, ये देखो प्रयागराज, ठीक है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे लियाकत अली थे, और अपोजिट साइड से जिसने कर्नल नील ने क्या किया था, यहाँ पे ध्यान देना कि विरोध को दबाने का जो काम किया था, ठीक है, जो दमन करता था, वो यहाँ पे कर्नल नील था, ठीक है, कर्नल नील।
ये क्या है, दमन करता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी हमने पहले देखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, इतने से आपका काम चलेगा। अब हमको कुछ चीज क्या देखना है कि विरोध का स्वरूप क्या था। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं भाई कि ये धार्मिक विद्रोह था, कुछ लोग कहते हैं सैनिक विरोध था, तो इसमें डिस्प्यूट से मेंस में भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई कि इसका स्वरूप क्या था। तो स्वरूप के ऊपर कई मत है, 4-5 मत है जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। कुछ लोग के अनुसार भाई ये क्या था, तो यह एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था। कुछ लोग के हिसाब क्या है कि यह एक सैनिक विद्रोह है। किसके हिसाब से, बस जस्ट देखेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। कुछ लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे भाई कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था इनका हिसाब से कि भाई हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हमने रिफॉर्म किया, ठीक है, तो दोनों धर्मों के लोगों को ये पचा नहीं, तो इन्होंने हमारे खिलाफ विरोध कर दिया। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कौन बोलता है, तो दो पर्सनालिटी हैं, दो हिंदू और मुस्लिम, दो बात आ रही है। तो इसमें जेम्स आउट्रम और आपके हो गए W टेलर, ये दो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। ये बोला था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था ये। सैनिक विद्रोह किसने बोला था, तो सैनिक विद्रोह आपके टैवर्नियर ने, मेनली आपके टैवर्नियर साहब। अच्छा देखो, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार होंगे वो इसको षड्यंत्र साबित करेंगे। लूप होल्स की वजह से विरोध हुआ ये कभी नहीं मानेंगे, ये कहेंगे सुधार हमने किया तो सुधार के अगेंस्ट विरोध हुआ। क्योंकि साम्राज्यवादी इतिहासकार अगर इस बात को लिख देंगे तो भाई इनका थूथू होगा बहुत ज्यादा, वो कभी अपने सरकार के या अपने लोगों का विरोध करेंगे नहीं। तो जो आप नेगेटिव पॉइंट देख रहे हो ना इसका स्वरूप के ऊपर, वो सारा साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक इतिहासकार हैं सीले, एक इतिहासकार हैं आपके लॉरेंस। ये लोग बेसिकली क्या कहेंगे कि भाई ये सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट किया था, तो ये कहेंगे सैनिक विद्रोह। हाँ, बात आती कि भाई सर राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, कोई क्या राष्ट्रीय विद्रोह भी इसको बोलने वाला था या कोई नहीं था, तो बिल्कुल इसको राष्ट्रीय विद्रोह भी बोला गया। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, तो मेहता साहब थे। कौन मेहता, तो ध्यान देना अशोक मेहता। अशोक मेहता ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था कि भाई यह क्या है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक, ध्यान देना। अशोक मेहता ने राष्ट्रीय विद्रोह बोला था। एक स्टेटमेंट आता है कि किसने कहा था कि न तो प्रथम, ये मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, किसने कहा था कि न तो प्रथम है, न तो प्रथम, ठीक है, न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था। इसके पहले क्या रीजन क्या है, इनके क्या मतलब है कि जिन जिन चीजों की वजह से ये मूवमेंट हुआ है ना, तो इसका इस टाइप के तो मतलब मूवमेंट और भी 1847 के पहले भी हुए मूवमेंट, ठीक है, उसका एरिया भी कुछ बहुत खास छोटा नहीं था, तो प्रथम इसको क्यों मानेंगे, तो ये पहला भी नहीं था, मतलब जो विरोध हुआ है अंग्रेजों का ये पहला भी नहीं है, और राष्ट्रीय नेचर का भी नहीं था, ये क्षेत्रीय था, तो कहते हैं ये क्षेत्रीय भी था। तो ये क्यों, कौन कहता कि न तो प्रथम न तो राष्ट्रीय, तो ये आरसी मजुमदार साहब का स्टेटमेंट था। ये किसका स्टेटमेंट है, ये आपके आरसी मजुमदार। अच्छा, इसका कोई नोट्स अगर मेरी क्लास का बना रहेगा तो जब मॉडर्न खत्म हो जाएगा तो एक बार मुझे भेजना जरूर आप लोग, ओके। तो मैं क्या करूंगा, अगर किसी का नोट्स अच्छा रहेगा उस पर आपका नाम लिखवा के उसको ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, तो जिसको चाहिए होगा वो पा जाएगा। सावरकर जी ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देना, ठीक है। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने किया, कहा, तो सावरकर जी ने, ठीक है, किसने कहा, सावरकर जी ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ये चीज दिमाग में रखेंगे, वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर जी ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ठीक। तो ये चीज हमने देख लिया। अच्छा भाई, ये चीज देख लिया। अब नॉर्मली आपका जो 1857 से क्वेश्चन बन के आने वाला है ना, वो यही आएगा, इससे अतिरिक्त और क्या ही क्वेश्चन आएगा, आप खुद सोचो। आपको मैंने क्या दिखा दिया कि भाई प्रकृति क्या है, प्रकृति के बारे में दिखा दिया आपको। एक सेकंड, आप देखो एक एक चीज, यहाँ पे हमने प्रकृति बता दिया कि भाई नेचर क्या है, ठीक है, नेचर किसने कहा, यहाँ पे आप चाहो
तो नेचर हेडिंग डालो कि भाई क्या नेचर है, क्या बताया यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे बताया आपको 1857 का नेचर, 1857 का प्रकृति या नेचर, क्या इसकी नेचर थी। तो यहाँ पे भाई नेचर के ऊपर चर्चा कर दिया गया है, नेचर। और ठीक है, हो गया। अब आ जाओ, एक एक चीज हम लोग देख लेते हैं भाई कि हमने डिटेल में कुछ छोड़ा तो नहीं। ठीक, लीडरशिप नेतृत्वकर्ता देख लिए, डिटेल में भी चीजें कैसे कैसे प्रसार हुआ देख लिए। ठीक, आज प्रसार से हमने स्टार्ट भी किया था, तो जो छोटा सा टॉपिक 30 मिनट का छूटा था, मैंने आपसे कल बोला भी था कि एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ है और इसको हम लोग देख लेंगे। देखो 1857 की कुछ बुक्स है, आप उन बुक्स को भी अगर देख लो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख सकती है। और यहाँ पे कहीं अगर स्पेस होगा तो बुक्स यहीं बता देंगे, नहीं तो एक पेज ऐड करना पड़ेगा, कर देंगे। कुछ कुछ स्क्रीन थोड़ी फंस के चल रही है, खैर कोई नहीं, यहां लिख दूं क्या बुक्स, लो यहाँ पे बुक्स लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान देना, बुक्स 1857 के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट 3 बुक्स हैं उनको ध्यान देना आप लोग। ठीक है, एक है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये क्या है, ये बुक है जिसका नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भाई इंग्लिश गलत होगी तो माफ करना आप सब। ठीक है, जानना, ये वीडी सावरकर जी की बुक है, वीडी सावरकर जी की बुक है। वीडी सावरकर जी ने क्या बोला है 1857 को, तो इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बोला है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बुक हो गई। सेकंड हमारे लिए जो बुक है वो देखते हैं, द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, द सिपाही इम्यूनिटी, हिंदी में लिख देते हैं द सिपाही म्यूनिटी, म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये किसका है, तो ये आरसी मजुमदार जी की बुक है, आरसी मजुमदार जी की बुक है। ओके, इंपॉर्टेंट है, प्री में आ सकता है। तीसरा किसी और कलर से सेलेक्ट कर लेता हूं, यहाँ पे इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूं। तीसरी बुक जो हमारी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो है 1857। 1857 ये बुक जो कि आपकी है, ये है आपकी एसएन सेन जी की बुक है, एसएन सेन की बुक है। ओके, तो यहां पे हमने जो बुक्स थी वो देख लिया। अब देखो विद्रोह का महत्व क्या है, तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या है इंपॉर्टेंस, ये समझना कि भाई विरोध हुआ क्यों। तो देखेंगे भाई कि सेना ज्यादा थी, इनकी 5:1 का रेशियो है, इसकी वजह से हमको इस मूवमेंट को संभाल पाना बड़ा टफ हुआ। हमारी जो पॉलिसीज थी एक्सपेंशन करने की, उन पॉलिसीज ने रजवाड़ों को हमारे विरोध खड़ा कर दिया हो, तो कुछ रजवाड़े साथ दे दिए, नहीं तो भाई फिर समझना हमारा क्या होता कि हम बह जाते। विद्रोह का परिणाम ये रहता कि भाई हमको कोई पा नहीं पाता, हमारा यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के हमको निकलना पड़ता। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट समझेंगे। तो ये 1858 का एक्ट लेके आएंगे और उसमें कई सारा सुधार करेंगे। जैसे जो 5:1 के रेशियो था, 1:5 का रेशियो था, ठीक है, उसको सुधार करके 2:1 का रेशियो लाएंगे। यानी सेना में अब 2 भारतीय रहेंगे और एक आपका जो है ब्रिटिश सिपाही रहेगा, प्लस जो विद्रोही रेजिडेंट थे उनको समाप्त कर देंगे, उनको पूर्तिया, जैसे मेरठ ने किया, मेरठ वगैरह को पूर्तिया क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो विद्रोह का परिणाम क्या रहा कि 1858 का एक्ट आएगा और उसमें बहुत सारे सुधार करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। और विद्रोह का ही परिणाम होता है कि 1861 में भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आता है। ध्यान देना, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आता है 1861 में। इसके अंतर्गत यह हुआ कि लंदन में प्रत्येक वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की बात बोली गई, जिसको हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि भाई आप क्या करेंगे, क्योंकि जो ये बीओडी हैं, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली थोड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
तो हमको क्या करना होगा कि अब हमको अधिकारी पढ़े लिखे भेजने पड़ेंगे, तो ऐसे प्लान बनाया गया। ठीक, तो रिवोल्ट की जो इंपॉर्टेंस थी वो ऐसे थी। फिर हमने देखो यूपी में 1847 में भूमिका है, तो लखनऊ के ऊपर मेंस में लिख सकते हो, कानपुर के ऊपर लिख सकते हो, झांसी के ऊपर लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, इलाहाबाद के ऊपर लिख सकते हो, हमने पढ़ लिया है, इलाहाबाद के ऊपर लिख सकते हो। फिर फैजाबाद के ऊपर लिख सकते हो। देखो फैजाबाद में हमने जब आपको बताया है, यहाँ पे ध्यान देना, फैजाबाद कहाँ बताया मैंने, फैजाबाद। तो फैजाबाद में क्या बताया कि भाई जो मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं, इन्होंने यहाँ पे मूवमेंट को लीड किया था। ये यहाँ पे ध्यान देना आप, ये मैंने क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अंग्रेजों को नाको चना चबा दिया था, ये दिमाग में रखना, इन्होंने अंग्रेजों को नाको चना चबा दिया था। ठीक, अंग्रेज सबसे ज्यादा मतलब फैजाबाद वाले एरिया में समझ जाओ कि इन्होंने अपनी एक स्वयं की सेना बना ली थी। ठीक है, ध्यान देना। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक, बरेली हमने खान बहादुर शाह को देखा, ठीक, मथुरा में हमने देखा। तो कुल मिलाकर के हमने सारे एरियाज को कंप्लीट कर लिया। तो यूपी की क्या 1847 में भूमिका है, इजीली हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, हमने किसान मूवमेंट पहले ही देख लिया था। अब हम लोग जनजाति एवं नागरिक विद्रोह, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये हमारा काम क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अभी तक हमने क्या किया, 1857 को पढ़ने की कोशिश की। अब आपका 1857 से जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए, एक्सपेंशन कैसे हुआ, अगर अच्छा कोई आपने ये पूछे लॉजिकली कि सर 1857 की रिवॉल्ट के फेल्योर के क्या क्या कारण थे, भाई एक तो उनकी मजबूरी, दूसरी अपनी कमजोरी। हमने क्या था, सोचो, खुद सोचो, इसको हम लोग लिखवाएंगे नहीं, खुद सोचो। बात नंबर 1, क्या ये नेशनल था या एक लोकल था, क्षेत्रीय बेस पे था? तो क्षेत्रीय होना, खासतौर में नॉर्दर्न इंडिया में इसका ज्यादा प्रसार देखा गया। कुछ साउदर्न इंडिया मतलब बेसिकली ईस्ट वेस्ट में भी प्रसार था, थोड़ा सा राजस्थान में भी था, बट मेनली फोकस कहां पे था? मेनली फोकस आपका नॉर्दर्न इंडिया में था, यूपी बिहार में। तो अदर जगहों का समर्थन नहीं पाया। दूसरा, भारतीयों का इनकी तरफ होना, ठीक है, भारतीयों का इनकी तरफ होना। वैसे फॉर एग्जांपल कई सारे रजवाड़े, खास पे जितने भी मराठा सरदार थे, मैक्स मराठा सरदार इधर थे। कई सारे जो इनके वो थे जमींदार, वो जो सूर्यास्त कानून का लाभ बना के जमींदार बने थे, वो इनकी तरफ थे। यानी इनकी तरफ लोग भी थे। कई जगहों की आर्मी समर्थन में दी इनको, ये भी था। बुद्धिजीवी वर्ग का 1857 में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इन्होंने मतलब सहयोग नहीं किया, ये भी एक हमारे फेल्योर का कारण था। नेशन नामक टर्म्स का ना होना, एकजुटता का ना होना, सिंगल लीडरशिप का ना होना, सेनापतियों का कोई क्रम ना होना। हम देखेंगे कि कई जगहों पे, ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा क्षति अंग्रेजों को लखनऊ में होती है, लखनऊ में उनके कई सेनापति मारे जाते हैं, लेकिन उसके पास एक कैंपबेल आएगा, निपटा देगा। ठीक, तो होता क्या ना कि इनके पास सेनापतियों की एक लेयर्स है, हमारे पास क्या, एक लोग निपटे तो खत्म, खेल ही खत्म, उस जगह की मूवमेंट को तुरंत का तुरंत दबा दिया गया। हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता था, हमारे यहाँ बेसिकली ये हुआ है, लेकिन बाकी जगह ये नहीं। हमारे यहाँ विश्वासघाती का होना, फॉर एग्जाम्पल भाई हमने पढ़ा सामंत मान सिंह को किसने पकड़ा, सामंत मान सिंह ने क्या किया, तात्या टोपे को पकड़वा दिया। इसी तरह बहादुर जफर के बारे में पढ़ा कि जफर का एक रिश्तेदार था, उसने क्या किया कि भाई जफर कहाँ पे है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वो क्या करता था, बहादुर शाह जफर का, वो पहुंचा देता किसके पास, अंग्रेजों के पास। नाम था उसका इलाही बख्श, पढ़ रखा हमने ऑलरेडी। तो इलाही बख्श, ठीक है, सामंत मान सिंह जैसे दिग्गज गद्दार हमारे यहाँ थे, उनके यहाँ से नहीं थे, तो उन्होंने स्ट्रेटजी पे भी काम किया। हमारे साथ ये नहीं था, ठीक है, हमारे साथ क्या है, कोई ऐसे गुप्तचर सिस्टम नहीं थे हमने हमारे पास, ठीक, प्लस उनकी आर्मी की, उनका अत्याधुनिक सेना, ठीक, ये सारी चीजें जो कि साउदर्न इंडिया में कोई मूवमेंट था नहीं, तो साउदर्न इंडिया में उन्होंने इजीली, रेलवे का डेवलपमेंट हो चुका है, तो इजीली सिपाही क्या किए, नॉर्दर्न इंडिया भेज दिए। तो ये सब इनके क्या थे, इनके फायदे थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, मूवमेंट को दबा दिया। तो हमारी कमजोरियां और उनकी ताकत, ये रिवॉल्ट के फेल्योर के कारण बन जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करेंगे 1857 आप सबको अब बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो। और 50 मिनट 40 मिनट की क्लास कल थी, 40 मिनट की क्लास आज है, यानी 80 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट में लगभग मान लो 1.5 घंटे, अधिक से अधिक 1 घंटे 20 मिनट वैसे केवल, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट में आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। अब 1857 का सिंगल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल है, आपसे छूटेगा नहीं, विश्वास रखो आप लोग। अब जाओ निश्चिंत होकर एग्जाम में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा आप लोग शेयर भी कर दो यार। देखो अभी थोड़ा सा दिख रहा होगा कि मैं बाहर हूं, तो इसलिए वो बीच में जो आपकी स्क्रीन में फोटो आ जा रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी स्टूडियो हूं नहीं। कल से आपकी क्लास जो होगी वो स्टूडियो में होगी, तो थोड़ा वीडियो में जो बीच बीच में थोड़ा आ गया ना, वो गायब हो जाएगा, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मेरी कोशिश है मैं कहीं भी रहूं, मैं क्लास लेता रहूं। थोड़ी सी हो सकता है कि आपको सकता हो कि बाहर जाने में क्लास की क्वालिटी जरा सा गिर जाती होगी, वो थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बट क्लास जाएगा, क्लास की क्वालिटी में कमी नहीं रहेगी, मतलब मेरे पढ़ाने या कंटेंट में कमी नहीं रहेगा। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।